मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 3,46,000 नए कोरोना केस, 2,624 मौतें। ऑक्सीजन संकट के बीच देश। महाराष्ट्र के वसूली कांड में सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। संजय राउत बोले ये एजेंडा है, कई ठिकानों पर सीबीआई का सर्च ऑपरेशन। तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली के सरोज अस्पताल ने मरीज लेने से किए मना। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव महिला डॉक्टर बिल्डिंग से कूदी। पाकिस्तान में भी दिखा कोरोना के हालात। पाकिस्तान के अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की किल्लत भारी। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज। और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में कोरोना महामारी से जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। महामारी से निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कोरोना काल के बीच सभी पार्टियों की राजनीति रोटी सेंकने का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि बिहार के पटना से आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मंत्री जी, एक शब्द है हिंदी में आत्मरति, जिस अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है नार्सिसिस्टिक। अब इतना मगन रहते हैं बेचारे, दिन भर में 3 बार 4 बार कपड़ा बदलना है, कौन कपड़ा पहने, कौन मैचिंग का हम गमछा लें, इस विषय में चिंतन उनका चलता रहता है। फिर भाषण में कौन सा ऐसा डायलॉग बोलें कि जो एकदम कैची हो, पकड़ा जाए। तो इसमें इतनी व्यस्त रहते हैं बेचारे कि उनको फुर्सत कहाँ मिलता है कि कोरोना वरोना जैसे साधारण चीजों के बारे में सोचें। साल भर पहले जो एम्पावर्ड कमेटी थी उसकी मीटिंग में मैंने सब लोग जो भी शामिल हुए, उसमें आपको नीति आयोग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कांत जी, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। भारत सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर जो है उस मीटिंग में मौजूद थे, अलग अलग विभागों के सचिव मौजूद थे। और उन लोगों ने उसी समय कहा था कि सेकेंड वेव जो आएगा वो पहले वेव से ज्यादा खतरनाक होगा। और दुनिया भर का ये तजुर्बा था। उस समय ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन का पूर्ण सप्लाई हो, इसकी व्यवस्था जो है की जाए। स्वास्थ्य विभाग का पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, जिसके अध्यक्ष राम गोपाल यादव जी रहे हैं, उस कमेटी ने यानी हेल्थ सचिव को बुला करके ये कहा था, वहां भी आश्वासन मिला था। आज क्या हालत है भाई, छटपटा करके, माने दिल्ली राजधानी है देश की, वहां ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। कई जगह माने रोगी को, पेशेंट को, कोरोना के रोगी को अस्पताल निकाल रहे हैं बाहर कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है भाई, इनको यहां लेके जाइए। और ये प्रधानमंत्री जो है मीटिंग कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? ये आपराधिक। अगर हमारे देश की जनता जो है कम से कम लड़ाकू होती तो इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर हाउस से खींच करके चौराहे पर जो है इनसे सवाल जवाब करती। ये हालत है देश की। इनसे नटकिया प्रधानमंत्री जो है, इससे देश चलने वाला नहीं है, ये तो साबित हो गया। पता नहीं, हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो जो रेड फीवर इंजेक्शन के बारे में बात हो रही थी, उसके बारे में कहा गया, मैंने बयान दिलवाया गया गुलेरिया साहब से, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, कि उसकी कोई भूमिका जो है कोरोना के इलाज में नहीं है। तो कोरोना के इलाज में नहीं है तो सरकार सप्लाई कैसे कर रही है? अभी हमने देखा कि बिहार में जो है भारत सरकार ने भेजा 4000 कितना वाइल जो है भेजा, जब उसका रूल नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं भाई? और डॉक्टर क्यों कह रहे हैं कि नहीं साहब उस इंजेक्शन की जरूरी है? ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा है। ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं, उसके बदले में यही दे रहे हैं। ये ऑक्सीजन जो नहीं दे रहे हैं और पूरा वैक्सीन को लेकर के जो संकट है, दुनिया भर में चेहरा चमकाने के लिए 6 करोड़ से अधिक जो है वैक्सीन बाहर में भेज दिए, उसका कंपनसेट करने के लिए ये सारा जो है नाटक ये आदमी कर रहा है। तो उधर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल सीबीआई ने वसूली मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है और इस सियासत
घमासान भी लगातार जारी है इस मामले पर। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, जहां बीजेपी नेता अतुल भतलखर अनिल देशमुख पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Right step in right direction for unearthing the extortion scandal in Maharashtra. But now CBI has to find out who is the real Sachin Waze behind this transfer and extortion scandal. Whether real Sachin Waze was sitting at 6th floor of Mantralaya or at Malabar Hill. That has to be unearthed by CBI. And I am sure that in coming days, CBI will investigate all these aspects in this extortion scandal. महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें तो वहीं अब अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमबीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि सीबीआई कई जगहों पर तलाशी भी ले रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता मनोज कोटक ने शिवराज पर तंज कसा है। आपको बता दें उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र की जनता को जब मदद की जरूरत थी तो कोरोना के संकट का सामना करने के बजाय जिन्होंने वसूली को प्राधान्य दिया, ऐसे महाराष्ट्र के माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख पे आज सीबीआई ने एफआईआर तो ले ली है, रेड तो उनके ऊपर हुई है, लेकिन अनिल देशमुख जी ने जिनके नाम लिए, उनके भागीदारों के, ये पैसा जिनको उन्होंने बांटा है, उनको भी तो सीबीआई का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में इन्होंने कायदा और सुव्यवस्था की स्थिति को खराब करके बनाया है, इसके लिए महाविकास आघाड़ी के सभी नेता जिम्मेदार है। अनिल देशमुख तो नहीं बचेंगे और भी नेता नहीं। तो कोरोना वायरस देश में अब विकराल रूप ले चुका है। कोरोना मरीजों का दायरा बढ़ता जा रहा है। देश में आज रिकॉर्ड कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 24 घंटे में 3,46,786 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो जबकि 2,624 मरीजों की कोविड महामारी के कारण जान चली गई है और इस बात की जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। तो वहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज काफी परेशान हैं और रोते रोते कह रहे हैं कि हमें जीना है और हमें ऑक्सीजन दिला दो सरकार। ऑक्सीजन ले आओ, हमें बचा लो। जो उनके रिलेटिव थे वो खुद भागते रहे रात भर ऑक्सीजन का पता करने के लिए, पर इन पे कोई असर नहीं है। तो सरकारी अधिकारी ने कोई आपसे तालमेल हुआ? कोई नहीं आया जी। जहाँ पे इवन कि इनके जो मेन डॉक्टर हैं वो भी नहीं आए। जो स्टाफ है इनका वही है बस। ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए बिल्कुल होने चाहिए। अगर इनके पास मान लीजिए कैपेसिटी नहीं है इतने पेशेंट रखने की, क्यों रखे? अगर रखे हैं उसका 45,000 हम पे कर रहे हैं, 45,000 रुपये एक दिन का 24 घंटे का पे कर रहे हैं। इस बात के लिए थोड़ी कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट चले जाएं। ठीक है, नेचुरल डेथ हो जाना नो इशू, बट रात जो इधर जितनी भी डेथ हुई है इनकी वजह से हुई हैं। हमारे पास प्रूफ है। रीजन हम इधर ही थे सारे। जो इनके पेशेंट थे ना, वो स्टाफ नर्स थी, जहाँ कोई भी जूनियर डॉक्टर थे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें किसी तरह बचा लो। तो वैसे जैसे हमने जो रात में जो महसूस किया है ना कि ये इंसानियत खत्म हो चुकी है, खासकर इस हॉस्पिटल की। मेरा भरा ही सुखदेव सिंह, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਰਾਤੀ और को हो गया ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਅਜੇ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਚਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੀ। ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ जिन्हें चल सकते उन्हें। तो भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई के तहत ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रात से विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू कर दी है।
खुशी हो रही मुझको। हाँ। और मतलब सफर भी बहुत अच्छा रहा है। स्पेशल जो ट्रेन भुसावल से नासिक तक आई है, इसकी हमें तथा ने जो भी कदम उठाया है इसके लिए बहुत ही सराहनीय है। और रेल प्रशासन द्वारा ये जो ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई है, ये ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन नासिक तक पहुंची है, जिससे जो भी इंडिकेशन है, ड्राइवर के पास इंडिकेशन नहीं है ना, बीमारी ड्राइवर कोविड से ग्रसित एंट्री कीजिए उसका 7 नंबर में। सर आपका नाम क्या है? जो लोग है उनको काफी फायदा साबित होगा। तो वहीं देश में एक तरफ जहां कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें लॉकडाउन और कर्फ्यू के जरिए कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में हम आपको यहां 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां वीकेंड कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की सख्ती के बावजूद कुछ लोग सड़कों पर देखे जा सकते हैं। और पहली तस्वीर भोपाल की है, जहां कर्फ्यू के दौरान नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उनके चालान काटे। और दूसरी तस्वीर का अगर जिक्र करें तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को चेतावनी के साथ जाने दिया। तो इस दौरान कई सड़कें खाली भी दिखाई दी है। बात गोरखपुर की करें तो यहां सड़कों पर लोगों की चहल पहल तो दिखाई दी है, लेकिन बाजार यहां बंद हैं। और इसके अलावा कानपुर में भी दुकान और बाजार बंद रहे, लेकिन जरूरी कार्यों के लिए जाने वाले लोगों को यहां छूट रही है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने झारखंड में 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है और सभी को इसका अनुपालन करने को भी कहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं, वहीं आम लोगों के आवागमन को कंट्रोल किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में शुक्रवार रात 8 बजे से ही मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, जो सोमवार सुबह 7 बजे समाप्त होगा। और इसी दौरान कई तरह के प्रतिबंध भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि लोग बेवजह अपने घरों से नहीं निकल पाएंगे और आदेश नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं मास्क नहीं लगाने पर पहली बार में 1000 रुपए और दूसरी बार में यही लापरवाही बरतने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। देश में कोरोना के महाप्रकोप के चलते कहीं वीकेंड कर्फ्यू लगा है तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन। अब हम आपको ऐसी ही 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कहीं कर्फ्यू से सड़कें सूनी पड़ी हुई है तो कहीं ढील के दौरान लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। और पहली तस्वीर कर्नाटक की है, जहां कलबुर्गी से है और ये जहां पर कर्फ्यू में ढील के बाद लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। इसके बाद आप दूसरी तस्वीर को देखेंगे तो वो कोच्चि की तस्वीर है, जिसमें देखा जा सकता है कि मास्क न लगाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। बता दें कि यहां वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद आप केरल के कोट्टायम की तस्वीरें देख सकते हैं। यहां भी लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उन लोगों का चालान काट रही है जो बिना किसी कारण के घरों से ये बाहर निकल रहे हैं। अगली तस्वीर केरल के कोझिकोड की है। यहां भी लॉकडाउन का कोई खास असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसके बाद आप कर्नाटक के मैसूर की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को तो मिला, लेकिन फिर भी कुछ लोग सड़कों पर अपने काम के लिए, अन्य कामों के लिए निकले हैं। और आखिर में आप कर्नाटक के शिवमोगा की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां बाजार तो बंद है लेकिन जरूरी सामान की दुकानें खुली हुई है ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सके। तो ये 6 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश के कई राज्यों में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है, लिहाजा तमाम राज्यों की मांग के आधार पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इन सबके बीच
ऑक्सीजन की कमी और आपूर्ति को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और जिसको लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को पूरे देश में फैल रहे कोरोना वायरस और ऑक्सीजन की कमी के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। वीरों और भैनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहना है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ है दूसरे टीके के 15 दिनों बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਤੁਸੀਂ जल्दी ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ। मैं लगाए ने दोनों, तो ਅੱਜ मेरी यही बेनती है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ मेरी गल मनो, सारे ਤੁਸੀਂ लगाओ ताकि ਤੁਸੀਂ भी बचो और नाल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो 45 साल तो ऊपर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ले, अपने परिवार ले। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली में आज 5वें दिन भी ऑक्सीजन का संकट वो बरकरार है और आज एक अन्य अस्पताल ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। तो शनिवार को महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है, जिस पर दिल्ली सरकार के वकील ने कहा, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें अपने कोटे की ऑक्सीजन दिलवा दी जाए। तो वहीं कोरोना से होने वाली मौतों पर बोले लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के एमडी ने कहा कि कोरोना के केस के बढ़ने के 2 कारण हैं। ज्यादातर अस्पतालों में रेमडेसिविर की कमी है और दूसरा वायरस का स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है। वहीं म्यूटेंट स्ट्रेन में ज्यादा मौतें हो रही हैं, जवान बच्चों, गर्भवती महिलाओं में ज्यादा मौतें हो रही हैं। ऐसा अनुमान है कि अभी 1-2 हफ्ते वायरस का पीक रहेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। में 3 लाख से ज़्यादा संक्रमण के केसेस रोज आ रहे हैं और ये ऐसी स्थिति आज से पहले कभी पिछले साल भी कोविड हुआ था, पर ये इतने ज़्यादा केसेस इतने जल्दी आ जाएंगे ऐसा अनुमान किसी भी डॉक्टर को या किसी भी जो साइंटिस्ट हैं उनको नहीं था। और इतने ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड होगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक साथ हॉस्पिटल्स में आएंगे, इतने सारे
आईसीयू बेड्स की आवश्यकता होगी। आपने देखा कि दिल्ली के सारे आईसीयू बेड्स फुल हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे 1500 बेड्स हैं और उसमें 400 आईसीयू बेड्स हैं, वो 4-5 दिन से लगातार भरे हुए हैं। और ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है सप्लाई चेन की, आप सब लोगों को पता है कि ऑक्सीजन भी कई बार हमारे पास 4-4 घंटे की ऑक्सीजन रह जाती है और फिर टैंकर आता है। तो ऑक्सीजन के लिए पूरी पूरी रात हमें जागना पड़ता है और स्ट्रगल है हमारे लिए बहुत ज्यादा। ये एक संकट की घड़ी है। जो मरीज हैं वो इतने क्रिटिकल और इतने सीवियर आते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन किसी का 40% है, किसी का 50 है, तो उनको तो आपको बहुत ज्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन देना पड़ेगा। पर पेशेंट्स 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट में देना पड़ता है, जब जाके उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होता है। पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, पूरी दिल्ली में सारे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। और ये एक मुख्य कारण है कि बहुत ज्यादा संख्या में जो अस्पताल में है उसमें ओवरक्राउडिंग हो रहा है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे बेड आज की डेट में जो भी बेड्स हैं सारे के सारे फुल हैं और कैजुअलिटी में अभी भी 35 पेशेंट वेटिंग। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशी मठ सेक्टर के सुमना क्षेत्र में हिमखंड टूटने के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने घटनास्थल का हवाई निरीक्षण किया है और इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात को फोन किया। वहीं एनडीआरएफ और जिला प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। आईटी, बीपी और बीआरओ को उचित किया गया है और सूचित करते हुए उन्हें कहा गया है कि मैंने आज एक हवाई सर्वेक्षण किया। बीआरओ ऑपरेशन कर रहा है लेकिन कनेक्टिविटी प्रभावित है। कल रात जैसे हमको जानकारी मिली तो तत्काल मैंने यहाँ जानकारी की डीएम प्रशासन से, सभी से, और साथ में ही रात को गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत, उनका भी फोन आया और तत्काल हमने एनडीआरएफ और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा और साथ में ही माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और आईटीबीपी बीआरओ सभी आदमी को पूरी तरह सचेत किए, तेज़ी से रेस्क्यू हुआ है। और आज सुबह ही मौसम जैसे साफ हुआ तो हम सीधे उस क्षेत्र में होकर के आ रहे हैं। आपके पूरा देखा वहाँ जगह जगह रोडें ध्वस्त हैं। बीआरओ अभी काम पे लगी है लेकिन उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बर्फ़ का गिरना ये हमने देखा है, तो समय लगेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की स्थिति काफी भयानक होती नजर आ रही है। कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है और जिसके चलते प्रदेश शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 59 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी है। वहीं जिसका असर मुरादाबाद जिले में भी देखने को मिला। इस दौरान सिर्फ अति आवश्यक सेवा यानी मेडिकल, पुलिस और बंदिश के साथ सरकारी परिवहन सेवा को छोड़कर बाकी लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए आने जाने वाले व्यक्तियों को छूट मिलेगी और प्रदेश में शुक्रवार की रात 8 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कहाँ से आ रहे हैं? तो कैसे आए हैं? चुनाव ड्यूटी के लिए। अच्छा, तो फिर अब तो कर्फ्यू है तो सवारी वारी कोई नहीं मिल रही यहाँ से? तो नहीं मिल रही। अच्छा, तो आज से जो है वीकेंड लॉकडाउन है जी। तो कितना जरूरी आप मानते थे, कितना जरूरी है? चुनाव ड्यूटी है तो हाँ, तो बहुत जरूरी था मेरा। अच्छा, और वैसे वीकेंड लॉकडाउन आपको लगता है कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। केसेस बढ़ रहे हैं। कहाँ से आए? अभी चुनाव ड्यूटी से आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि तो सही है कि लॉकडाउन हो जाना चाहिए, जो इसमें केसेस बढ़ रहे हैं हद से ज्यादा। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ऑक्सीजन की कमी के चलते मंत्री की हालत बिगड़ी हुई है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया उन्हें। ऑक्सीजन की कमी के चलते मंत्री की हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर पंजाब केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ऑक्सीजन की कमी के चलते मंत्री की हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मंत्री को मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पंजाब से लगातार बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब से बड़ी खबर है, आपको बता दें पंजाब में लगातार कोरोना ने अपना प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते मंत्री की हालत वो काफी बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती है केंद्रीय मंत्री। ऑक्सीजन की कमी के कारण मंत्री की हालत वो काफी बिगड़ गई है, जिसके कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी जगतार भुल्लर जुड़ गए हैं। जगतार जी, बड़ी खबर है पंजाब में जिस तरीके से हालात पे कंट्रोल पाना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए अभी 15 के दिन पहले ही जो केंद्रीय मंत्री है सोम प्रकाश जी, उनकी तरफ उनका इंजेक्शन भी लगवाया गया था, लेकिन आज जो खबर मिली है कि उनकी जो तबीयत वो ठीक नहीं है और उनको एक मोहाली के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और ये भी पता चला है कि उनकी धर्मपत्नी को भी कोरोना के जो सिम्टम थे, तो शायद वही सिम्टम अब उनके पाए गए और अभी उनकी जो तबीयत है को ध्यान में रखते हुए वहाँ मोहाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया। तो अभी पूरी डिटेल तो अभी फिलहाल मिल नहीं पाई कि अभी उनकी तबीयत कैसे, लेकिन जिस आदमी को कि उनकी एज भी 70 के करीब और फील्ड में भी आते जाते रहते हैं और कोरोना वैक्सीन भी लगवाया था, लेकिन उसके बाद भी उनको जो कोरोना पाया गया हुआ। तो अब देखिए कि उनकी जब अभी तक कोई परिवारिक तौर पे जहाँ उनके जो स्टाफ की तरफ से अभी ये भी बताया गया कि उनकी जो तबीयत है वो कैसी है, लेकिन फिलहाल वो उनके जो इलाज है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगतार जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।